की क्लास हम करने वाले हैं कि उत्तराखंड में जो एजुकेशन थर्ड सेमेस्टर का आज पेपर हुआ है उसके बारे में दोस्तों हम देखेंगे कि कितने सरल तरीके से और हमको किस तरीके से जो आज के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे उन्हें हमें आंसर देना चाहिए था, किस तरीके से हमें लिखना। प्रश्न पत्र कोड नंबर 602 में कौन कौन आया था एग्जाम में? प्रशासन के प्रणाली उपागम व्याख्या की, नेतृत्व के मापन हेतु प्रयुक्त उपकरणों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर शैक्षिक नियोजन मुख्य उपगमों का वर्णन भी। चौथा क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि पर्यवेक्षक से आप क्या पर्यवेक्षक के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन आया था नेतृत्व को परिभाषित करते हुए इसके सिद्धांतों सविस्तार व्याख्या कीजिए। दोस्तों जो इसमें क्वेश्चन आए थे उनको हम सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से कि किस तरीके से हमें एग्जाम में लिखना चाहिए था। तो यहाँ पर हमें क नंबर और ख नंबर में पेपर आया है। तो क नंबर में दोस्तों हमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन इनमें से इन्होंने हमसे 2 क्वेश्चन ही कहा है कि 2 क्वेश्चन आपको करने हैं और इन 2 क्वेश्चन में प्रत्येक एक अंक का, एक क्वेश्चन का हमें 19 अंक निर्धारित किया गया है। तो जो इसमें चौथा क्वेश्चन है तो वो है कि पर्यवेक्षक से आप क्या समझते हैं। पर्यवेक्षक के प्रकारों का यहाँ पर हमें व्याख्या करनी है या फिर हम कह सकते हैं वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो पर्यवेक्षक है इसका अर्थ क्या है या फिर पर्यवेक्षक की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों होता यह है कि जो पर्यवेक्षक होते हैं वो किसी भी संगठन के सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, यानी किसी भी संगठन के बारे में सूक्ष्म यानी बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं और फिर उन्हें सलाह या हम कह सकते हैं सुझाव देते हैं। उनके भविष्य के निर्माण के लिए सलाह या सुझाव देते हैं, उसे हम दोस्तों पर्यवेक्षक कहलाते हैं। पर्यवेक्षक होते हैं दोस्तों वो किसी भी संगठन के बारे में ये जानते हैं कि क्या क्या इसमें कमियां हैं, किस तरीके से ये प्रगति कर सकता है, क्या क्या इसको सुझाव सलाह की ज़रूरत है, क्या क्या गाइडेंस इसको चाहिए ताकि ये और अच्छे से कार्य कर सके और प्रगति कर सके कोई भी संगठन। तो उसके लिए जो पर्यवेक्षक होते हैं वो दूरदृष्टता रखते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सभी नियमों के बारे में उन्हें जानकारी होती है, तो वो पर्यवेक्षक कहलाते हैं। नेतृत्व क्या होता है? तो नेतृत्व दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई नेता है और नेता समझता है कि जनता क्या क्या उससे अपेक्षा रहती है और वो जनता से ज़्यादा, उनकी अपेक्षाओं से ज़्यादा दूरदर्शिता रखता है नेता, तभी तो वो नेता बनता है। और पूरे क्षेत्र की जनताओं के बारे में उनकी अपेक्षाएं, उनकी ज़रूरतें किस तरीके से पूरी की जानी चाहिए, किस तरीके से उनको सेटिस्फाई रखना है, किस तरीके से उनको बना, तो ये सारे गुण नेता में हो सकते हैं। तो हम इसे नेतृत्व की क्षमता को देखने के लिए यहाँ ये नेता का उदाहरण ले सकते हैं कि नेता किस नेतृत्व करता है और उसके मार्गदर्शन में क्षेत्र का वो विकास करता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब नेतृत्व तो एक तरह की योग्यता है। अब योग्यता कैसे है? नेतृत्व एक तरह की योग्यता है, तभी तो इतनी सारी जनता है, उसमें सभी तरह के धर्म के लोग, सभी जाति धर्म के लोग होते हैं और उनको किस तरीके से साथ में लेके उनका डेवलपमेंट नेता करता है और उनका नेतृत्व करता है। क्या क्या उनकी मांगे होती हैं, क्या क्या वो डिमांड, क्या क्या इच्छा रखते हैं नेता से, अपनी अपनी तरीके के सभी लोग होते हैं समाज में। नेतृत्व की परिभाषा समझ सकते हैं कि नेतृत्व एक तरह की योग्यता है जो किसी भी समाज और समूह संगठन को क्या करता है, नेतृत्व करता है और उन्हें प्रगति और विकास की ओर ले जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। वहीं खंड खा नंबर में भी यहाँ पर हम 8 क्वेश्चन दिखाई देते हैं जिसमें से हमें 4 क्वेश्चन ही करने हैं। इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें इन क्वेश्चनों का आंसर देना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर यहाँ हमें टिप्पणी लिखनी है और यहाँ पर हमें आ और बा नंबर में 2 क्वेश्चन दिए। पहले की प्रजातांत्रिक शैली और नेतृत्व की आधिकारिक शैली। यहाँ में दूसरा क्वेश्चन है शैक्षिक नियोजन का हमें महत्व यानी स्पष्ट करना है इसके बारे में। संस्थागत योजना बनाने का आधारभूत जो सिद्धांत यानी जो नियम। चौथा नंबर पे है निर्णय की विशेषता क्या होती है। जो अच्छा पर्यवेक्षक होता है उसको हमें कुछ उसके गुण लिखने हैं। अब ऐसे समझ सकते हैं कि 2 तरह के ड्राइवर है, एक बहुत अच्छे से ड्राइविंग करना जानता है, एक ठीक ठाक करता है। तो जो बहुत अच्छे से करता है, जो नियम को फॉलो करता है, वैसे ही आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक कुशल पर्यवेक्षक के बारे में बात हुई है। और लास्ट है यहाँ मानवीय संबंध सिद्धांत की आलोचना लिखी है। यहाँ पर जो मानवीय संबंध होते हैं यानी व्यक्ति के, मनुष्यों के, उनके बारे में हमें आलोचना यहाँ पर दिखाई गई है, उसको हमें उजागर करना है किस तरीके। 8 क्वेश्चन है, इसमें से भी हमें 4 क्वेश्चन करने हैं और 4 क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पर 4-4 आपको अंक दिए जा रहे हैं।
तो हम 4 क्वेश्चन ही इस क्लास में करेंगे क्योंकि क्लास फिर बहुत लंबी हो जाती है। नेतृत्व की प्रजातांत्रिक शैली और दूसरा है नेतृत्व की आधिकारिक शैली यहाँ पर, और दूसरा क्वेश्चन था शैक्षिक नियोजन को महत्व स्पष्ट कीजिए। चलो हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं कि शैक्षिक नियोजन को महत्व को स्पष्ट करते हैं। अब शैक्षिक नियोजन को पहले तो आप ये समझ लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कार्य किए जाते हैं, शिक्षा के भविष्य के लिए, शिक्षा को दुरुस्त बनाने के लिए, शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए जो भी प्रणाली प्रक्रियाओं का यहाँ पर उपयोग होता है, वो सारी की सारी शैक्षिक नियोजन की का सारा शैक्षिक नियोजन कहलाता है, या हम कह सकते हैं शिक्षा के लिए बनाई गई योजनाएं हैं। अब यहाँ पर महत्व के बारे में बताया गया कि शैक्षिक जो नियोजन है, यानी जो शिक्षा के लिए जो योजनाएं हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों शैक्षिक नियोजन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बिना शिक्षा से किसी भी समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता, या हम कह सकते हैं विकास नहीं किया जा सकता। किसी भी राष्ट्र को अगर आप उन्नति को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके एजुकेशन पे काम करना होता है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिना शिक्षा के या बिना नियोजन के कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता, उस देश के युवा पीढ़ी प्रगति नहीं कर सकती, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसको आप तो इसका महत्व में सीधा सीधा आप ये लिख सकते हैं कि शैक्षिक नियोजन द इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन कंट्री, यानी जो शैक्षिक नियोजन है, एजुकेशन मैनेजमेंट है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे कंट्री के लिए। आप इसको किसी उदाहरण के तहत भी आप दे सकते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र के लिए शैक्षिक नियोजन यानी शिक्षा की जो योजनाएं हैं वो इतनी महत्वपूर्ण है जैसे किसी भूखे इंसान के लिए भोजन महत्वपूर्ण होता है। आप ऐसे उदाहरण देकर भी एग्जामिनर को खुश कर सकते हैं, और जो वो हमसे जानना चाहता है उसे हम बता। क्वेश्चन है इनका कि संस्थागत योजना बनाने के आधारभूत सिद्धांत लिखिए, यानी जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है संस्थागत योजना। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता चलना चाहिए कि जो संस्थागत है यानी वो समूह है पूरा। तो संस्थागत योजना बनाने के आधारभूत सिद्धांत, कोई भी संस्था दोस्तों जब योजना बनाएगी या योजना बनाती है तो हमें ये याद रखना है कि संस्थागत जो योजनाएं बनाई जाती है तो वो सभी के लिए बनाई जाती है। जो जो योजनाएं बनती हैं तो वो समाज के लिए सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं संस्थागत योजनाएं जो भी होती हैं वो सभी के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और सभी के लिए बनाई जाती हैं। वहीं यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दे रखा है प्रणाली की कार्य विधि को स्पष्ट कीजिए। अब प्रणाली दोस्तों यहाँ पर कार्य जो हमारी प्रक्रियाएं होती हैं उससे संबंधित यहाँ पर है। और हमारा क्वेश्चन है नियोजन प्रक्रिया के चरण लिखिए। अब नियोजन का मतलब होता है दोस्तों हमारा एक तरह का प्लानिंग करना या योजनाएं बनाना। तो पहला चरण क्या होगा? पहला चरण जब हम किसी भी समस्या को बारे में उसको समझकर उसके लिए जो हम योजना बनाएंगे और देखेंगे कि भविष्य में ये कितना काम करेगी। तो क्वेश्चन है कि कुशल पर्यवेक्षक के गुण लिखिए। और वही 7वां क्वेश्चन है कि कुशल पर्यवेक्षक के गुण लिखिए। अब दोस्तों हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमने अभी पिछले एक उदाहरण के माध्यम से समझा कि दो ड्राइवर हैं। एक ड्राइवर को बहुत ज़्यादा अच्छे से ड्राइविंग करनी आती है, यानी अच्छे से गाड़ी चला लेता है, और एक ड्राइविंग उतने बेहतर नियमों को नहीं जानता और अच्छे से गाड़ी नहीं चला पा सकता है। तो हम यहाँ पर ये बात कही गई है कुशल पर्यवेक्षक के गुण लिखिए। तो कुशल पर्यवेक्षक दोस्तों वो कहलाएगा जो ये जानता हो कि जिस संगठन समूह के बारे में वो उसकी सूक्ष्मता से यानी बारीकी से जांच कर रहा है, अध्ययन कर रहा है उसके बारे में कि क्या क्या इसमें कमियां हैं, किस तरीके से इसमें सुधार किया जा सकता है, और फिर उनको वो सलाह सुझाव दे रहा है। और वह सलाह सुझाव उसके बहुत ही अच्छे हैं। 100% वो जब वो लागू होंगे उसके दिए गए सुझाव और सलाह, और वहाँ पर वो कार्य करेंगे और उस संगठन को उससे मदद मिलेगी और वो प्रगति और विकास की ओर जाएगा। तो ये कुशल पर्यवेक्षक के गुण है। क्वेश्चन है मानवीय संबंध सिद्धांतों की आलोचना कीजिए। यहाँ पर हमें जो मानवीय संबंध होते हैं यानी मनुष्य के मानव के, उसके बारे में भी दोस्तों हमें यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों तो शैक्षिक जो प्रबंध है वो दोस्तों हमारा बनता है 4 तरीके से, जैसे भौतिक, और फिर आपका मानवीय, वित्तीय, और फिर सिद्धांत। या हम ऐसे कह सकते हैं कि आप कोई विद्यालय का निर्माण करेंगे तो उसमें आप जो भौतिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ईंट, रेता, बजरी, इन सीमेंट, सरिया, इन चीज़ों का, तब आप किसी भी भवन का निर्माण करेंगे जो आप विद्यालय का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद में उसमें जो छात्र छात्राएं, अध्यापक, कर्मचारी होंगे वो सब मानवीय मानव में आ जाएंगे। और इन चीज़ों के लिए जो खर्चा होता है दोस्तों बनाने में, तो वो यानी पैसा की बात होती है यहाँ पर। और चौथा यहाँ पर सिद्धांत, यानी इन तीनों के बाद जब आप उसमें अगर नियम नहीं रखेंगे कि किस समय से शिक्षा दी जानी चाहिए, किस समय कौन सा टीचर पढ़ाएगा,
क्या क्या विषय रहेंगे, ये सारे जब तक आप नियम लागू नहीं करते या नियम ना हो तो ये पूरी तरीके से शैक्षिक प्रबंध नहीं होता। और जब इन चीज़ों को मिला दिया जाता है और ये चीज़ों से मिलने के बाद ही हमारा शैक्षिक प्रबंध पूर्ण रूप से बन जाता है। तरीके से हमने जान लिया कि शैक्षिक नियोजन क्या है और किस तरीके से पर्यवेक्षक कार्य करता है, क्या क्या उसके योगदान रहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी और आपको संक्षेप में कितने अच्छे से समझ में क्वेश्चन आए। नमस्कार।